बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मेरा नाम अरसलान अली है। करंटली आई एम वर्किंग एज़ अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट आइबेक्स ग्लोबल। और जो माय डे टू डे रूटीन है, लाइक मैं किन टेक्नोलॉजी स्टैक्स पे काम कर रहा होता हूँ, तो मैं अभी एडब्ल्यूएस एज ए बैकएंड इंजीनियर ऑन एडब्ल्यूएस लैम्डास और एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट के ऊपर एज ए सर्वलेस इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और फ्रंट एंड साइड पे आई एम यूज्ड टू वर्क विद द रिएक्ट जेएस और उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ऑन द फ्रंट एंड साइड। अच्छा, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये सर्वलेस होता क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी कन्वेंशनल कंप्यूटिंग काम कैसे करती है। कन्वेंशनली जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना कि किसी भी एप्लीकेशन को हम डेवलप कर रहे होते हैं, तो नॉर्मली वो होती है मोनोलिथिक। यानी कि हमने कोई भी फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस का सर्वर रन किया, वो एक ही सर्वर होगा, उसी के ऊपर हमारी सारी सर्विसेज लिखी होंगी और उसी एप्लीकेशन के थ्रू ना हम सारा जो भी होगा ना वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो करंटली हमारी जो एप्लीकेशंस काम कर रही होती हैं वो मोनोलिथिक होती हैं और वो सारी एक ही सर्वर के ऊपर रन हो रही होती हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे अगर किसी पॉइंट पे हमें सिर्फ़ एक एप्लीकेशन का फ़ीचर ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो हमारी जो होती है ना पूरी एप्लीकेशन, हमें वो पूरी चौक हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो सर्विंग की लिमिट्स है ना वो भी इसकी वजह से ना इफ़ेक्ट होती हैं। तो इसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला कि भई अगर हमारी एक लिमिट एक्सीड कर जाए तो हम क्या करते थे, हम मज़ीद सर्वर्स ऐड कर देते थे उसके अंदर, तो उसके क्या होता था हमारी एप्लीकेशन की ना कैपेसिटी बढ़ जाती थी। बट इसका प्रॉब्लम क्या आता था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक शॉपिंग कार्ट की जनरल एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमारी जो सर्विस है यूज़र रजिस्ट्रेशन की, वो आइडल पड़ी हुई है, ठीक है? हमारी जो एपीआई कॉल है प्रोडक्ट लिस्टिंग की, वो बार-बार कॉल हो रही है क्योंकि किसी ने भी लैंडिंग पेज पे जब भी आना है तो हमारी प्रोडक्ट्स की एपीआई को वो बार-बार हिट करेगा, ठीक है? तो अब जो हमारा यूज़र्स वाला था वो बिल्कुल आइडल पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई मेरे ख़्याल से डे में कोई 50 टाइम हिट्स जा रही है, बट जो मेन एप्लीकेशन थी उसके ऊपर डे में 1000 हिट्स जा रही हैं या 2000 हिट्स जा रही हैं, तो उसकी वजह से ना उसकी यूज़ेबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी। और इवन जबकि सेल या कोई भी इस तरह का इवेंट आता है, जैसे दराज़ का 11-11 इवेंट होता है या कोई भी विंटर सेल इवेंट आता है, तो उसके ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आती थी ई-कॉम एप्लीकेशन के ऊपर, जिसकी वजह से हमारी ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन के ऊपर लोड बढ़ जाता था। अगर तो हमारी होगी मोनोलिथिक एप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन की जो उसके साथ सर्वर्स अटैच कर देंगे, ठीक है? यानी कि मज़ीद उसके अंदर हार्डवेयर अटैच कर दिया और फिर हमारी एप्लीकेशन जब उसके ऊपर रन होगी, तो वो ईज़िली उसको मैनेज कर लेगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम कंटेनराइज़ेशन कर लें। उसका क्या है कि हमारा अगर उसके अंदर क्या हो रहा होगा कि हमारी जैसे हमने एक हार्डवेयर परचेज़ करके रख लिया, लेकिन वो हर टाइम बिज़ी नहीं है। यानी कि हमारे पास 16 जीबी रैम है और कोई सीपीयू भी 8 कोर्स है, लेकिन जो नॉर्मल रूटीन में यूज़ हो रहे हैं वो 2 कोर्स यूज़ हो रहे हैं, अदर यूज़ नहीं हो रहे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास कंटेनराइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है कि हम हॉरिज़ॉन्टली उसको ना स्केल अप करते जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो एप्लीकेशन के एक इम इमेज है ना, तो उसको एक कंटेनर में पैक किया, ठीक है? और डॉकर के कंटेनराइज़ेशन के थ्रू उसके मल्टीपल इमेजेस बना दिए और वो मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है ना, वो हर कोर के ऊपर रन कर रहे होंगे। अब जब हम क्लाउड प्रोवाइडर्स में आता है, हमने मज़ीद कोर्स ऐड कर दिए उसके अंदर, तो वो हर कोर के ऊपर ना वो रन कर रहे होंगे। अब कंटेनराइज़ेशन के अंदर लेकिन हमारे पास वो इससे भी हमारी एप्लीकेशन जो होती है ना वो स्केल अप हो जाती है, सर्व कर देते हैं और इससे पहले हम एक लोड बैलेंसर अटैच करते हैं ताकि वो जो भी ट्रैफ़िक का लोड है ना, वो हर एक में इक्वली जा रहा हो, ठीक है? एक तो हमने ये चीज़ कर दी, लेकिन इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम थी कि अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो चल रही है सर्वलेस वो
क्या उसे कहते हैं मोनोलिथिक एनवायरनमेंट के ऊपर चल रही है, तो हमें सारी की सारी सर्विसेज़ जो होती थी, उनको स्केल अप करना पड़ता था, ना कि हमारे पास जिस सर्विस के ऊपर लोड आया है, उसको स्केल अप करना पड़ा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जब हमने क्लाउड में मज़ीद इवॉल्व किया, तो हम आगे फंक्शन एज़ अ सर्विस की तरफ। फंक्शन एज़ अ सर्विस में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हमारी पूरी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ़ एक ही सर्वर के ऊपर रन होगी, नहीं। हम उसको एज़ अ सर्वलेस कर लेते हैं। किस तरीके से? सर्वलेस का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जितना आपने यूज़ किया है, उतने का आप पे करें जस्ट। आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने 16 जीबी का सर्वर ले लिया एक ही दफ़ा में, ठीक है? अब आप हर दफ़ा उसी को स्केल अप और स्केल डाउन कर रहे हैं और उसके आपको एक फ़िक्स चार्जेस पड़ रहे हैं, यानी कि वो हर महीने आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल $200 वो आपको फ़िक्स पड़ रहा है। सर्वलेस में ऐसे नहीं होता, सर्वलेस में हम क्या कहते हैं कि आपको जितनी ज़रूरत जितना आपका यूज़ होगा, उतने आपको चार्जेस पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 महीना ऐसा है कि जिसमें आपको एक 2000 या 3000 ट्रैफ़िक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको $50 चार्ज होंगे। 11 महीने $50 चार्ज होते रहे। जब आपकी विंटर सेल या नवंबर में 11-11 सेल आई, तो उस वक़्त आपको क्या उसे कहते हैं वो उसने $200 चार्ज कर लिए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि आपका जो जस्ट वन टाइम के लिए था ना एक्सपेंस, वो इंक्रीज़ हुआ है, ना कि आपके पूरे साल की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। तो मेनली ये बेनिफिट होता है सर्वलेस एनवायरनमेंट के ऊपर हमें एप्लीकेशन को ले जाने का, ठीक है? अब सर्वलेस अच्छा, सर्वलेस कंप्यूटिंग के अंदर हम मेनली यही कर रहे होते हैं कि हम अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो इसी के थ्रू बैकएंड सर्विसेज़ लिख लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फंक्शन लिख लेते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन का। हम एक फंक्शन लिख लेते हैं प्रोडक्ट्स लोडिंग का, उसको डेटाबेस के साथ अटैच कर देते हैं कि वो डेटाबेस से ना प्रोडक्ट्स जो जितनी भी होंगी ना, वो फेच करके ले आएगा। तो उसका हमें बेनिफिट क्या होता है कि जब हमने फंक्शन एक लिख लिया प्रोडक्ट फेच का, तो अगर वो फंक्शन कॉल होता है दिन में 3000 टाइम, तो हमें जस्ट उसकी कॉस्ट पड़ेगी 3000 टाइम कॉल होने की, ना कि हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन की भी उतनी ही कॉस्ट पड़ेगी। नहीं, हमें उसकी जस्ट अगर वो 50 टाइम कॉल्स हो रहा है, तो हमें जस्ट उसकी 50 टाइम की कॉस्ट पड़ेगी। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है? अब हम जाते हैं फंक्शन एज़ अ सर्विस हमें डिफरेंट क्लाउड आज जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो एडब्ल्यूएस के थ्रू हम फंक्शन एज़ अ सर्विस एक बिल्डअप करेंगे। तो फंक्शन एज़ अ सर्विस हमें डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं लाइक एडब्ल्यूएस में अगर देखें तो इसका नाम लैम्बडा होता है। गूगल क्लाउड में चले जाएँ तो इसको गूगल क्लाउड फंक्शंस कहते हैं। आईबीएम में चले जाएँ तो आईबीएम क्लाउड फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफ़र कर रहा है उसको एज़्योर फंक्शंस नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है? नॉर्मली जो आज हम जिसके ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे वो हमारा सर्वलेस कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर कुछ इसी तरह से होगा। इसके अंदर हम फ्रंट एंड वाला पार्ट नहीं करेंगे। हम ये वाला जो पार्ट है ना हमारा कि एपीआई गेटवे अटैच करते हैं हम एडब्ल्यूएस लैम्बडा और एडब्ल्यूएस डायनामोडीबी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा आपको इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये काम कैसे करते हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है? उस हवाले से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडब्ल्यूएस डायनामोडीबी। एडब्ल्यूएस डायनामोडीबी क्या करता है जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि डीबी का मतलब जहाँ भी आएगा तो डेटाबेस, ठीक है? ये नोएसक्यूएल डेटाबेस है जो कि अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है और इसके और ये सर्वरलेस डेटाबेस है, यानी कि आपने जितना मर्ज़ी डेटा स्टोर करें, आपका 50 जीबी डेटा पड़ा है, नो प्रॉब्लम। जितना आप रीड करेंगे, जितना आप राइट करेंगे डेटाबेस के अंदर आपको उतनी कॉस्ट पड़ेगी, सिंपल। यानी कि अगर आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन कॉल हुई है तो सिर्फ़ आपको उस टेबल को रीड करने की कॉस्ट पड़ेगी, ना कि आपको दूसरे टेबल्स को भी रीड करने की कॉस्ट पड़ेगी। तो सिंपल इसकी वजह से इसको हम सर्वलेस डेटाबेस बोलते हैं। देन हमारे पास आ जाता है एडब्ल्यूएस लैम्बडा। एडब्ल्यूएस लैम्बडा क्या होता है? एडब्ल्यूएस लैम्बडा फंक्शन एज़ अ सर्विस है एडब्ल्यूएस की, ठीक है? जिसके अंदर हम जितना भी हमारा बैकएंड का कोड है और बैकएंड की लॉजिक है, वो हम बिल्ड कर रहे होते हैं और हमारी जितनी भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो हम एडब्ल्यूएस लैम्बडा के ऊपर लिख रहे होते हैं। अमेज़न एपीआई गेटवे क्या होता है? इसको आप एज़ ए लोड बैलेंसर समझ लें, ठीक है? ये क्या काम करता है? ये हमारा जो भी
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, उसको मैनेज कर रहा होता है और देन ये लैम्ब्डा फ़ंक्शन को अलाउ करता है। हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं लाइक कोर्स और इस तरह की चीज़ें, वो सारी हम इसके अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। तो अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि सर्वलेस फ्रेमवर्क क्या होता है। सर्वलेस फ्रेमवर्क जस्ट ज़ीरो फ्रिक्शन डेवलपमेंट टूलिंग है फॉर ऑटो स्केलिंग ऐप्स ऑन एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा या किसी भी एडब्ल्यूएस प्रोवाइडर पे। तो आज हम एक छोटी-सी लैब भी कर लेते हैं, ठीक है? ये आप लोग अपने तौर पे भी कर सकते हैं और मैं भी करवा देता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो एडब्ल्यूएस सीएलआई आपने इंस्टॉल की हो, ठीक है? देन नोड.जेएस आपके पास सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? फिर नोड.जेएस के अंदर आपने npm install -d करके सर्वलेस से इंस्टॉल कर लेना है फ्रेमवर्क, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि जब आपके सर्वलेस सीएलआई भी आ जाएगी, तो उसके थ्रू आप इज़िली न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट सिंपली एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं विद सर्वलेस क्रिएट टेम्पलेट एड इसके अंदर एक चीज़ होती है टेम्पलेट, ठीक है? टेम्पलेट के अंदर हम क्या बता रहे होते हैं कि भई टेम्पलेट कौन-सा यूज़ करना है। क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म यूज़ हो सकता है सर्वलेस फ्रेमवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको गूगल क्लाउड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये आपकी जो डिप्लॉयमेंट होती है वो कर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है? अच्छा यहाँ तक अगर किसी को किसी भी चीज़ के हवाले से कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं अ, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी बता सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से अभी तक जो हमने देखा, पढ़ा या सुना? नो क्वेश्चन? किसी को कोई चीज़ समझ आई हो? नहीं, वो भी नहीं समझ में आई, ठीक है। अच्छा, चलें ये तो जब आप खुद करेंगे तभी पता चलेगा ना। अच्छा, तो हम एक जस्ट सिंपल ले लेते हैं एडब्ल्यूएस नोड.जेएस इसका नेम रख लेते हैं, जो भी हमने रखना है। मैं रख लेता हूँ सर्वलेस सैंपल ऐप पाथ दे देता हूँ। इसी डायरेक्टरी के अंदर मैं सेव कर लेता हूँ। सर्वलेस सैंपल ऐप, ठीक है? ये अब मेरे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है, ठीक है? तो उसके अंदर ये इसका एक डिफ़ॉल्ट जो बॉयलर प्लेट है वो जनरेट कर देगा। उसमें से हम देख लेंगे कि हमें कौन-कौन सा कोड चाहिए, कौन-कौन सा नहीं चाहिए। सीडी करके मैं उस ओके फ़ॉन्ट साइज़ जब इसका हम कर लेते हैं 32 हाँ, अब ठीक है? चलें परफ़ेक्ट हो गया। अच्छा ये हम सीडी वो आ चुके हैं ऑलरेडी कोड अच्छा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोड स्लैश डॉट डायरेक्टरी जो भी हम लिखेंगे वो वीएस कोड में उस प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा, ठीक है? आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इतना तो सीख लिया होगा। अच्छा, ये जी हमारे पास इसने सैंपल एक फ़ाइल जनरेट कर दी है जो कि हमने क्या क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एक तो सर्विस है, ठीक है? कि सर्विस का नेम क्या होगा? कोई भी सर्विस हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी कह सकते हैं यूज़र्स की सर्विसेज़ है, हम इसको सेपरेटली भी बिल्ड कर सकते हैं, यानी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमारे यूज़र्स की सर्विस जो है वो बिल्कुल सेपरेट बिल्ड हो जाए, हमारे जो प्रोडक्ट्स की सर्विस है वो बिल्कुल सेपरेट बिल्ड हो जाए या हम इसको एक ही जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनके फंक्शंस अलग-अलग होंगे और उनकी जो भी स्केल अप और स्केल डाउनिंग डाउन है ना, वो भी हम सेपरेटली मैनेज कर रहे होंगे। अच्छा, तो आज सिंपल ये भी हमें चाहिए, ठीक है? ये आप खुद ही रीड आउट कर लेना, ये कोई इतना वो नहीं है कि जिसको हम लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हों, ठीक है?
अच्छा, मैं क्विक ओवरव्यू ही आप लोगों को करवाऊँगा, ठीक है? तो ये है कि बाकी आप लोग खुद भी प्रोजेक्ट को रीड आउट कर लेना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए क्या-क्या होता है, ठीक है? हमने सर्वलेस की सर्विस का नेम मेंशन कर दिया, फ्रेमवर्क वर्ज़न कर दिया, प्रोवाइडर हमने बता दिया एडब्ल्यूएस है। रन टाइम से क्या मुराद है? रन टाइम से मुराद ये है कि आपका जो जिस भी इमेज के ऊपर ये रन होगा, डॉकर इमेज के ऊपर रन होगा क्योंकि बेसिकली ये फंक्शन होता क्या है, ये एक तरह से एक सेपरेट डॉकर इमेज होता है जो कि स्केल अप और स्केल डाउन हो सकता है। तो ये असल में उस डॉकर इमेज का रन टाइम पूछ रहा होता है कि आप इसका नोड.जेएस का वर्ज़न कौन-सा रखना चाहते हैं। आइदर यू वांट टू पुट इट 12.x या आप इसको 14 में लेके जाना चाहते हैं या आप इसको इससे प्रीवियस वर्ज़न में लेके जाना चाहते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी मोस्ट कॉमनली हम 12.x पे ही रहते हैं, ठीक है? जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमने क्या-क्या चीज़ मेंशन करनी है। हमने इसके अंदर मेंशन करनी है रीजन, ठीक है? हमारा रीजन क्या होगा? यूएस ईस्ट 1, ठीक है? ये यूएस ईस्ट 1 क्या है? एडब्ल्यूएस के अंदर हमारे पास ना जितने भी एडब्ल्यूएस का क्लाउड है ना, इसके डिफरेंट रीजन्स बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रीजन एशिया है, एशिया के अंदर एक रीजन होगा यूएस एशिया के अंदर डिफरेंट रीजन्स है लाइक मुंबई का एक रीजन है, फिर इसी तरह सिंगापुर का एक रीजन है, ठीक है? होपफुली दुबई में एक रीजन है एडब्ल्यूएस का इसी तरह। यूरोप में चले जाएँ तो वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में एक रीजन है, आयरलैंड में आई बिलीव एंड इसी तरह जो यूएस में चले जाएँ तो यूएस में मल्टीपल इनके रीजन्स हैं लाइक के यूएस ईस्ट 1, यूएस ईस्ट 2, ओरेगन और दीगर, ठीक है? इनका पर्पस क्या होता है कि ये जब डिफरेंट स्टेट्स में एग्ज़िस्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो जो भी एप्लीकेशन होगी ना, ये आपकी जब होस्ट होगी ना, तो ये आपकी इस रीजन के अंदर होगी, ठीक है? जब उस रीजन के अंदर होगी, तो उस नॉर्मली होता क्या है हम चूज़ करते हैं कि जो हमारे जहाँ पे हमारे यूज़र्स ज़्यादा हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एप्लीकेशन ने यूज़ होना है यूएस के अंदर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको होस्ट करो यूएस के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अगर आपकी एप्लीकेशन ने यूज़ होना है यूरोप के अंदर, तो आपको पता है यूरोप के अंदर डिफरेंट लॉज़ भी हैं रेगुलेटरी लॉज़ भी हैं कि आप लोग यूज़र्स का जो डेटा है वो आप यूरोप से बाहर होस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी इस तरह की चीज़ें जो है ना यूरोप में रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो इस वजह से हमें फिर ये मोस्टली प्रपोज़ ये किया जाता है कि आप का जहाँ के यूज़र्स हों, आप उसी रीजन के अंदर होस्ट करें और वो बेनिफिशियल भी रहता है। अगर इस तरह का सिनेरियो आपका यूज़र्स यूरोप में भी हैं और यूएस में भी हैं, तो आप दोनों में अपनी एप्लीकेशंस के जो फंक्शंस हैं ना, वो डिवाइड कर दें, ताकि उनका डेटाबेस एक ही जगह पे हो। तो ताकि ये फ़ायदा हो कि जब वो यूरोप का यूज़र यूरोप के रीजन पे हिट करेगा, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि उसका पिंग टाइम कम होगा और उसको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है? देन हम बात कर लेते हैं, हमें इसके अंदर कपल ऑफ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती है लाइक के आई एम रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है? हाँ, अच्छा, सेक लॉ, ठीक है? एक्शंस हम कौन-कौन से करेंगे इसके ऊपर ये हम डायनामोडीबी की चीज़ें लिख रहे हैं। इसके अंदर हम अ, एक्शंस कौन-कौन से अलाउ कर रहे हैं। ओके, स सॉरी यार मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से आप लोगों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, तो हमारे पास सेक्शंस है डिफरेंट, ठीक है? एक तो तरीका मैं ये वन बाय वन लिखूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं एक लेज़ी डेवलपर हूँ, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा जो मैंने प्रैक्टिस एप्लीकेशन अपने पास बनाई, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्या प्रॉब्लम है इसको?
ये हमारे पास सर्वलेट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये YAML फ़ाइल में होती हैं। तो मैं इसका भी थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। YAML यू कैन से दैट के ये सिमिलर टू जेसन है। जिस तरह जेसन एक फ़ॉर्मेट है, इसी तरह YAML भी एक फ़ॉर्मेट है जिसके ऊपर ना आप डिफरेंट टाइप की जो होती है ना चीज़ें, वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ के आप अपने डेटा को या कॉन्फ़िगरेशंस को राइट आउट कर सकते हैं YAML फ़ॉर्मेट में भी। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ना हो तो अदरवाइज़ पूरा लेक्चर भी इसके ऊपर ना गुज़र सकता है अगर मैं वन बाय वन हर चीज़ आपको समझाने बैठ जाऊँ। अच्छा, देन हमारे पास आ जाता है कि हमने रिसोर्स कहाँ पे बन रिसोर्स का हमारा क्या ARN होगी, वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम चले जाते हैं कि रिसोर्सेज़ हमें क्या-क्या अलाउ करने हैं, ठीक है? तो हम प्रोवाइडर में हम आ गए, ठीक है? इसके अंदर हमने बता दिया कि क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए इस रोल को, ठीक है? DynamoDB का टेबल हम डिस्क्राइब टेबल का मतलब है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। स्कैन का मतलब है गेट, ठीक है? DynamoDB गेट आइटम का स्कैन में सारी आइटम्स आ जाती हैं, गेट आइटम में आ जाता है स्पेसिफिक आपने अगर गेट करनी हो आइटम। पुट आइटम में आ जाता है अगर आपने किसी आइटम में कोई चेंज करना है या कुछ भी अपडेट करते हैं वो आप पुट में डाल सकते हैं। अपडेट में भी सॉरी पुट में आप क्रिएट करते हैं, ठीक है? अपडेट के अंदर आप अपडेट कर रहे होते हैं और डिलीट के अंदर आप सिंपली डिलीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं रिसोर्सेज़ का टैब। रिसोर्सेज़ की चीज़ें आ जाती हैं कि रिसोर्सेज़ हमें कौन-कौन से चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास फिर हम आएँगे फंक्शंस की तरफ। रिसोर्सेज़ में हम बता देते हैं भई रिसोर्सेज़ में हमें चाहिए रिसोर्सेज़, ठीक है? और टाइप क्या होगी रिसोर्स की, ठीक है? वो हम बता देते हैं AWS। यार, ये कॉपी पेस्ट ही होगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना लाइक ये जैसे मैंने DynamoDB की क्यूरी, स्कैन, अपडेट आइटम ये सारी जितनी भी चीज़ें मेंशन की है, ये आपको वन बाय वन ना लिखनी पड़ेंगी और ये एग्ज़ैक्ट सेम होनी चाहिए। ये अगर अगर इनमें डिफ़रेंस आएगा ना, तो ये आपको एरर थ्रो कर देगा कि ये आप रिसोर्सेज़ जो हैं या आप इनके एक्शंस जो हैं, ये प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा, डिलीशन पॉल अब हम लिख लेते हैं डिलीशन पॉलिसी। हम कहते हैं कि ये रिटेन करना है। डिलीशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि भाई आपने जब भी रिसोर्स डिप्लॉय करना है, तो आप क्या इसको रिटेन रखना चाहते हैं या आप डिलीट करना चाहते हैं मेनली? तो हमारा ये रिसोर्स इस तरह का है कि हम इसको रिटेन करना चाहते हैं। अब हर डिप्लॉयमेंट के ऊपर आप डेटाबेस तो नहीं ना डिलीट करेंगे। अगर आप इस तरह की कोई प्रैक्टिस फ़ॉलो करते हैं, तो आफ़रीन है आप पे। हम मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ अल्लाह पाक आपको हिदायत नसीब करे। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एट्रिब्यूट डेफिनिशन। ठीक है, हम ये डिफाइन कर लेते हैं। ये पूरा ही मेरे ख्याल से मुझे कॉपी पेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी आप लोगों ने नोटिस किया वो सिर्फ टैब्स का डिफरेंस था तो इसकी वजह से भी एरर थ्रो कर रहा था। अच्छा, तो इसके अंदर हम सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफाइन कर लेनी है। और ये हम डिफाइन क्या कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टीज में एक एट्रीब्यूट्स उसके डिफरेंट डिफाइन कर रहे हैं। आईडी का एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट नेम क्या है? आईडी होगा, ठीक है? टाइप क्या है? स्ट्रिंग, नंबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आप रखना चाहें। की स्कीमा एट्रीब्यूट आईडी, ठीक है? इसका स्कीमा जो है उसके अंदर हमें ये चाहिए होता है कि आपका जो मेन है ना वो इसके अंदर डिफाइन कर दिया और इसके अंदर हमने की डिफाइन कर रहे हैं ये कि की क्या होगी, ठीक है? की टाइप क्या हैश होगी। अच्छा, प्रोविज़न्ड थ्रूपुट इसके अंदर हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि रीड कैपेसिटी यूनिट क्या होगा, राइट कैपेसिटी यूनिट क्या होगा, ये हम वन वन ही आई थिंक इट्स इनफ। एंड पे आ जाता है टेबल नेम। टेबल नेम हमारा क्या है? टू डूज़ का। अच्छा, सारा कुछ मैंने बता दिया, ये बताया नहीं कि ये एप्लीकेशन है किस चीज़ से रिलेटेड। तो भई ये ना एप्लीकेशन है आपकी टू डू लिस्ट की एप्लीकेशन है, ठीक है? तो जो कि हम बिल्ड अप कर रहे हैं। ओके, परफेक्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो बता दें
अगर कुछ समझ आ गई है तो वो भी बता दें। नो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हम नेक्स्ट चले जाते हैं अब जो हमारे पास ओके, नेक्स्ट है कि हम सिंपली आज जो काम करने वाले हैं ना, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही फंक्शन डिफाइन करके ना उसी को करूँगा। आप उसी तरह ही दूसरे फंक्शंस भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और फिर एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं, ठीक है? तो इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्रिएट का फंक्शन है हमारा, ठीक है? हैंडलर का हम एक बना लेते हैं फ़ोल्डर, सोर्स, ठीक है? वो डिलीट एसआरसी, ठीक है? एसआरसी में जाते हैं हम तो हमारे पास क्या है? हैंडलर्स, हाँ, सॉरी, हैंडलर, अच्छा यार, ये हम इसका नाम कर देते हैं, ये टू डू हैंडलर डॉट जेएस। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, आप इसको कोई फ़ोल्डर ना भी बताएँ, रैंडमली आप कहीं पे भी पुट कर दें, तब भी चल जाएगा, ठीक है? सोर्स के अंदर हमने डिफाइन ये कर दिया है, ठीक है? और इसका हम फ़ाइल का नेम बता देते हैं और एंड पे ये जो डॉट लगा के हम फ़ंक्शन का नेम बता देते हैं कि भई इस फ़ंक्शन को जाके कॉल करना। देन हम इसके ऊपर इवेंट कौन-सा ट्रिगर कर रहे हैं, वो हम एचटीटीपी मैथ ठीक है? और उसके अंदर हम मेथड कौन-सा यूज़ करेंगे वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेथड जो होगा वो पोस्ट का होगा, कोर्स ट्रू होगी, कोर्स का अगर आपको पता हो तो क्रॉस ओरिजिन जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसके अंदर हम ये अलाउ करते हैं कि भई हमारी जो भी अगर किसी और ओरिजिन से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ना कि उसको किसी भी तरह से डिलीट कर दे या उसको क्या उसे कहते हैं वो ये कह दे कि रिक्वेस्ट इज़ नॉट बी पॉसिबल ब्ला, 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 ठीक है? तो सिंपल हम ये कर लेते हैं, पाथ हमने बता दिया टू डूज़ सिंपल यहाँ तक हो गया। अब हम आते हैं, अब इसका हम हैंडलर लिख लेते हैं। हैंडलर कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये हम यूज़ कर रहे हैं नोड का वर्ज़न यूज़ ठीक है? और कॉस्ट एडब्ल्यूएस को हम एक रिक्वायर कर ले अच्छा मैंने ये 2 चीज़ें मैंने इंस्टॉल करनी थी। npm इंस्टॉल एडब्ल्यूएस एसडीके, ठीक है? इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक एडब्ल्यूएस की एसडीके चाहिए और दूसरी मुझे चाहिए यूयूआईडी की लाइब्रेरी जो कि मैं आईडी जनरेट करने के लिए यूज़ करूँगा, यूयूआईडी। ओके, हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। जो भी हमने पैकेज जो भी हमें चाहिए था वो हमने जस्ट सिंपली इंस्टॉल किया तो ये चल रहा है, दैट्स फाइन। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्ट एडब्ल्यूएस ठीक है, रिक्वायर कर लेते रिक्वायर कर लेते हैं एडब्ल्यूएस एसडीके ठीक है, और कॉन्स्ट यूयूआईडी अब हम रिक्वायर करेंगे यूयूआईडी को ठीक है। कॉन्स्ट डायनामोडीबी न्यू एडब्ल्यूएस अच्छा ये एडब्ल्यूएस के अंदर जो डायनामोडीबी का क्लाइंट है ना डॉक्यूमेंट क्लाइंट हम वो असल में इसके अंदर ना क्रिएट कर रहे हैं उसका कंस्ट्रक्टर कह लें या उसका जो भी है उसको रिक्वायर कर रहे हैं। अब ये जब हमारे पास डायनामोडीबी आ कि ये जो वेरिएबल आ गया है इसके थ्रू हम डायनामोडीबी में डिफरेंट तरह के जो ऑपरेशंस है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा तो हम सबसे पहले कर लेते हैं इवेंट create and this is like module dot exports dot create to do
यही नाम रखा था हमने, ये देख लेते हैं, क्रिएट टू डू, ठीक है? यही नाम है हमारा, इज़ इक्वल टू, इसको एक फंक्शन असाइन कर देते हैं, ठीक है? और ये हमारा हो गया एक फंक्शन क्रिएट, ठीक है? अ, इवेंट, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉल बैक। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास जी 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। एक होता है इवेंट का, ठीक है? एक होता है कॉन्टेक्स्ट का और एक होता है कॉल बैक का, ठीक है? इवेंट के अंदर हमारे पास जितनी भी इवेंट से रिलेटेड डिटेल होती है ना, वो आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसका मेथड कौन-सा था, इसका ये बॉडी में क्या है, इसके पाथ पैरामीटर्स में क्या है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारा टिपिकल इवेंट का ऑब्जेक्ट है, अगर आप एक्सप्रेस को ज़हन में रखते हैं, तो जो हमारा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है ना, मोस्ट सिमिलर टू फंक्शनैलिटी इवेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हमने कोई चीज़ लॉग करवानी हो एडब्ल्यूएस के लॉगर के थ्रू, ठीक है? तो हम वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ना इस तरीके से जो एडब्ल्यूएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो आ रही होती हैं और उसको हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है कॉल बैक। कॉल बैक को आप सिंपली अगर मैं वन वर्ड लाइन में एक्सप्लेन करूँ तो एक्सप्रेस के अंदर जो आपका रिस्पॉन्स का होता है ना पैरामीटर, सेम वही फंक्शनैलिटी कॉल बैक कर रहा होता है। यानी कि आपने एंड के ऊपर जो भी अपनी चीज़ें फंक्शंस हैं या जो भी आपने प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद जब आपने कॉल बैक को कॉल करना है ना, तो कॉल बैक क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स जो है वो यूज़र को रिटर्न कर देगा, ठीक है? तो हम इसके अंदर देख लेते हैं हमें क्या कुछ चाहिए होगा। एक टू डू हम यूज़ कर रहे हैं तो डेट टाइम अ, इज़ इक्वल टू न्यू डेट और टू आईएसओ स्ट्रिंग, ठीक है, ओके। डेटा इज़ इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, ठीक है, इवेंट डॉट बॉडी। इवेंट के अंदर हमें जो बॉडी मिलेगी उसको हम इस तरीके से पार्स कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इफ टू तो आईएसओ स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। आईएसओ स्ट्रिंग में ये होता है कि आपके पास ना एक स्टैंडर्ड वे में आ जाता है, ठीक है? तो उसका यानी कि उसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसको मल्टी सर्वर में डिफरेंट जगहों पे ना यूज़ कर रहे होंगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है? अच्छा, तो मैं सिंपली इसको देख लेते हैं कि अभी टास्क हम पहले तो ये देख लेते हैं कि भई टास्क हमारा पास स्ट्रिंग है या ये क्या उसे कहते हैं, एक तरह से छोटी-सी वैलिडेशन है, ठीक है? इज़ नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग, तो क्या करें, वो हम सिंपली इधर से कर लेते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड सेट कर देंगे और हम वो रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे, ठीक है? अच्छा, ये 1 मिनट, हम रिस्पॉन्स को ले लेते हैं ऐसे, लेट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू, हमने रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड 400 कर दिया और हम कह सकते हैं कि टास्क जो है ना वो आपका स्ट्रिंग नहीं है, तो काइंडली इसको वैलिड स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो पैरम्स, अब हमें ये वेरीफाई हो गया कि हमारे पास जो टास्क है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रिंग है और ये एक रेगुलर चीज़ है, तो हम क्या करेंगे ये जो जब इसको तो हम इसको डायनामोडीबी में सेव करवा देंगे। ये जस्ट एक छोटी-सी वैलिडेशन है, इसके ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, लाइक अगर आपने यहाँ पे किसी ऑथराइज़्ड यूज़र को सिर्फ़ एक्सेस देनी है दिस इस लैम्बडा की, तो हम वो अ, डिटेल में चले जाएँगे, लाइक एडब्ल्यूएस कॉग्निटो यूज़ कर रहे हैं तो हम ऑथराइज़र लगा देंगे, वो एपीआई गेटवे से ही रिटर्न कर देगा, वो लैम्बडा तक पहुँचने ही नहीं देगा।
तो उस तरह की वैलिडेशंस भी हम लगा सकते हैं, डेटा वैलिडेशंस को भी लगा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम इसको जस्ट सिंपल रख रहे हैं और ये जस्ट एक वॉक थ्रू है। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेज़ और ये सारी चीज़ें वो फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। और हमारे पास पैरम्स के अंदर हमारे पास आ जाता है टेबल नेम, ठीक है? जो कि हमें चाहिए होता है डायनामोडीबी में, वो हमने किया था टू डूज़, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है आइटम और सिंपली यार मैं ये कर देता हूँ, ठीक है? जो भी हमने ऊपर डेट टाइम क्रिएट की थी वो इसको मैं अगर डेट टाइम ओके नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि डायनामोडीबी का हमारे पास एक मेथड होता है डायनामोडीबी पुट आइटम का, तो हम वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? अगर इसमें कोई एरर आएगा डायनामोडीबी में पुट करने के वाले से तो वो इसमें पुट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। अगर हमारा ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाता है देन हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे और रिस्पॉन्स भी क्या होगा अच्छा, इसको क्या प्रॉब्लम आ गई है ये ओके ओके, 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 सॉरी। अच्छा डायनामोडीबी हमारे पास जब भी हम पुट करते हैं ना, तो हमारे हम इसको पैरम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? डायनामोडीबी को। फिर उसके बाद ये हमें प्रोवाइड करता है कॉल बैक फंक्शन, ये वाला, ठीक है? ये ऐसे नहीं आपको समझ में आएगी, मैं लिख के बता देता हूँ। अच्छा डायनामोडीबी डॉट पुट, ठीक है? ये है हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है? इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं। एक हम इसको पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, भई टेबल का नेम क्या है और उसके अंदर चीज़ें क्या-क्या होंगी, ठीक है? आइटम क्या-क्या है, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया लाइक पैरम्स में, जो हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉल बैक फंक्शन, जो कि हम यहीं पे राइट आउट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम 2 देख रहे होंगे चीज़ें। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ रही होती हैं, एक एरर का और एक डेटा। अगर तो एरर हो तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि इफ सिंपल कंडीशन लगा लेते हैं, इफ एरर, ठीक है? अब क्या करते एक आपको कंसोल डॉट एक एरर कंसोल करवा लेते हैं जो भी उसका है, ठीक है? सेकंड नंबर पे हम कह देते हैं, हम जो हमारा कॉल बैक है ना फंक्शन का, हम उसको कॉल करवा देते हैं न्यू एरर और उसके अंदर हम सिंपल एरर थ्रो कर देते हैं और यहाँ से हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं इस फंक्शन से, यानी कि ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हमारा सक्सेसफुली ये डेटा पुट हो जाता है देन हमारे पास क्या आएगा, हम उसको रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्स इज इक्वल टू स्टेटस कोड 200, ठीक है? और बॉडी इज इक्वल टू हो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है? डेटा डॉट आइटम, वो हम आइटम रिटर्न करवा देंगे। कॉल बैक के अंदर हम वो पैरामीटर्स में रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, ठीक है? सेम यही रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स इसको भी कॉन्स्ट कर देते हैं और हमारा ये इसी तरीके से सेंड हो जाएगा, ठीक है? जो भी हमारा डेटा है वो सेंड हो जाएगा बैक टू यूजर। ये हमारा फंक्शन जो है ये एक सिंपल फंक्शन क्रिएट हो गया। अब
इसको हमने अगर डिप्लॉय करना हो एडब्ल्यूएस के ऊपर तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। हमारे पास सर्वलेस फ्रेमवर्क इंस्टॉल्ड है, अब वो हमारे लिए ये काम, अब आपने एक चीज़ नोट किया, हमें कुछ भी जाके मैनुअली नहीं करना पड़ा। हमें एडब्ल्यूएस में जाके फंक्शन नहीं मैनुअली क्रिएट करना पड़ा, हमें एडब्ल्यूएस में जाके डायनामोडीबी का रिसोर्स मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ा, हमें एपीआई गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली नहीं करनी पड़ी। सारा काम किसके थ्रू हुआ है? वो हमने सारा काम किया है, हाँ, इसके थ्रू, अपने कोड के थ्रू, मैनुअली कोड लिख के हमने किया है। अच्छा, अब आप पूछोगे इसका फ़ायदा क्या है? आपको ज़्यादा ईज़ी लगेगा कि आप एडब्ल्यूएस पे मैनुअली जाके ना हर चीज़ क्रिएट कर लें, लेकिन आपने आज कोई भी फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया या कोई भी सर्विस वन बाय वन सारे रिसोर्सेज़ क्रिएट कर लिए मैनुअली जाके, ठीक है? साल बाद आपकी कंपनी कहती है कि वो जितने भी ये जो सर्विस थी ना शॉपिंग कार्ट की या ये जो सर्विस थी यूज़र्स की, इन स जो इससे रिलेटेड रिसोर्सेज़ है ना वो सारे उड़ा दो। तब आप क्या करोगे? आपको तो याद ही नहीं है कि आपने कौन-कौन से रिसोर्सेज़ यूज़ किए थे, कौन-कौन से उनके नेम्स रखे थे, कैसे-कैसे आपने बिल्डअप किए थे, नहीं। आपको वन बाय वन जाके फिर डिलीट करने पड़ेंगे, सारा कुछ वन बाय वन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी तरह की अपडेट करनी है, तब भी आपको वन बाय वन जाके मल्टीपल जगहों पे अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने सम टाइम किसी एक जगह पे अपडेट करना भूल गए तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए बेटर वे ये होता है कि आप इसको कोड के थ्रू क्रिएट करें, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरी कल को यूज़र की लॉजिक या किसी भी तरह से ये चेंज हो जाती है, ठीक है? तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि मैंने इसको क्या उसे कहते हैं, ये मैंने इसको जो मेंटेन करना है वो वन बाय वन जाके एडब्ल्यूएस पे चेंज करा, नहीं, मैं अपने कोड में आऊँगा, मुझे जहाँ पे यूज़र की लॉजिक में चेंज करना है वहाँ पे मैं जाके सिंपली चेंज करके एक कमांड से पूरे रिसोर्सेज़ सारे डिप्लॉय कर दूँगा और वो ऑटोमैटिकली मेरा ये सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अब सिंपली जो ये हमारा एडब्ल्यूएस का काम है, ये हमारा हो गया। अब हमने इसको डिप्लॉय करना है, तो वो हम सारा इसको वन एक कमांड से डिप्लॉय कर सकते हैं। और वो कमांड क्या है? मैं उस कमांड का नाम किधर गई? हाँ, सर्वलेस डिप्लॉय, सर्वलेस डिप्लॉय। इसके अंदर आप स्टेज भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ही फीचर को डिफरेंट स्टेजेस पे रखना है, डेव, प्रोडक्शन पे रखना है, स्टेज पे रखना है। तो जिस तरह के आपके एनवायरनमेंट है, आप उस हिसाब से स्टेज भी डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको आप मूव करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है? मैं इसको सिंपली मैंने स्टेज क्या रखनी है डेव, तो मैं इसको डेव पे डिप्लॉय कर देता हूँ। ओके, क्या हो गया इसको? ये वाला टर्मिनल नहीं ले रहा। सर्वलेस माइन, हाँ, ये डिप्लॉय कर रहा है। क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है अभी ये, ठीक है? उसके बाद ये S3 बकेट क्रिएट करेगा जो कि जिसके अंदर ये क्लाउड फॉर्मेशन पड़ी होगी। उसके बाद ये रिसोर्सेज क्रिएट करेगा वन बाय वन ऑटोमेटिकली एडब्ल्यूएस के ऊपर, और एंड पे ये हमें करेगा क्या कि एक यूआरएल प्रोवाइड कर लेगा। अभी आप इसके थ्रू हिट करके अपनी एप्लीकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ के हवाले से वो पूछ सकता है, ठीक है? और अगर किसी चीज़ की समझ आई है तो काइंडली वो भी मुझे भी बताएँ ताकि मुझे पता हो कि आप लोगों को कुछ समझ आई है। फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और तरीका देखें। कोई क्वेश्चन भी नहीं है और किसी को कुछ समझ भी नहीं आई। सही है।
मुझे समझ उस वक़्त आती है जब आपके क्वेश्चन्स हों। बाकी ये क्या उसे कहते हैं, अच्छा है। एटलीस्ट आप लोगों को ना हो तो हुई, यानी कि चीज़ें क्या काम कर रही होती हैं, कैसे काम कर रही होती हैं, इसको मज़ीद आप लोग क्या उसे कहते हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, अब ये देखें इसने कहा क्या है, एरर थ्रो कर दिया क्या, कि डायनामोडीबी का टेबल ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है, जबकि हमने डिप्लॉयमेंट तो हम इसको क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम जाके इधर से इसका नेम थोड़ा-सा चेंज कर देंगे। हम इसका नेम कर देते हैं डेव, ठीक है? अब ये सिंपली सेम सर्वलेस डिप्लॉयमेंट डैश एस डेव, ठीक है? ये पूरा एप्लीकेशन को बैक करेगा, सारा वो प्रोसेस कर रहा होगा। ज़्यादा आप कह रहे थे आपको समझ आ रही है, आप काइंडली बता सकते हैं आपको क्या समझ आया है? कुछ जो समझ में आए बता दें, जो समझ में आए बता दें आप। हुँ, हुँ। सही। हाँ, ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। डिपेंड करता है आपका पैकेज साइज़ कितना, उस हिसाब से ये चीज़ें ले को टाइम ले रहा होता है। जी, इरफ़ान आपका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा इरफ़ान इस हवाले से ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए मैंने जो भी बता दिया ये हर्फ़ आख़िर नहीं है। एक बात आप लोगों ने ये याद रख लेनी है, मैं भी 100% चांसेज़ हैं कि मैं गलती कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपको क्या सूट करता है। आपको अगर उर्दू वीडियोज़ की समझ आती है, तो आप सर्वलेस को जाके सर्च आउट करो यूट्यूब पे, आपको उर्दू में वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है? नॉर्मली मेरा तरीकाकार क्या होता है, मैं जब एक बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी को सीखने जा रहा होता हूँ, तो मैं सबसे पहले उर्दू वीडियोज़ से स्टार्ट करता हूँ। वो इतना मुझे बोर करते हैं और इतना वो चीज़ों को जिसे कहते हैं ना डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि आधी मुझे वैसे नहीं समझ आती। तो फिर ये है कि जब वो मुझे थोड़ी-सी नौ हो जाती है कि ये टेक्नोलॉजी काम क्या करती है, क्या चीज़ है, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ इंग्लिश वीडियोज़ की तरफ। जब उसमें भी थोड़ा-सा एक सैंपल ऐप या कोई भी चीज़ बना लेता हूँ, देन जाते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और क्वेश्चंस की तरफ। ये डॉक्यूमेंटेशन और क्वेश्चंस की तरफ आप हमेशा जाते हो थर्ड स्टेज पे जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो, ठीक है? उस वक़्त आपके लिए सबसे बेस्ट वे यही होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को ही रेफ़र करें, जो भी आपका इश्यू आ रहा है, वो उसी के थ्रू ही करें। अच्छा, ये हमारा डिप्लॉय हो गया। इरफ़ान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हुँ, हुँ। अ, सेशंस मोस्ट प्रोबेबली होंगे, लेकिन ये उसामा आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन अगर इसमें हम मज़ीद डिटेल में जाना चाहें तो ऑफ़ कोर्स हम जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो मैंने चीज़ बताई है ना, मैंने आपको 1% भी नहीं बताई। मैं आपको सही बात बताऊँ ना, घंटा लग गया, लेकिन 1% भी नहीं बताई। और मैंने जितना प्रिपेयर किया था, मैंने उसका भी 20% भी डिलीवर नहीं किया। मज़े की बात ये है। तो यानी कि ये प्रोजेक्ट जो था, मैंने जो बिल्ड अप करना था, वो मैंने सारी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी थी, पोस्ट गेट वन और सारे वो वन बाय वन करनी थी, और वो सिंपल क्रिएट करनी, लेकिन उसका भी आपके सामने जस्ट 20% ही हुआ है। अच्छा, तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। और ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, ठीक है? जस्ट मैंने यूआरएल चेंज किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं की। सर्विस क्रिएट हो गई है, ठीक है? लेकिन हमें पता नहीं है क्रिएट कहाँ पे, ये क्या सीन हुआ है। तो हम एक और गेट की भी कॉपी पेस्ट मार लेते हैं रिक्वेस्ट, ठीक है? ताकि एटलीस्ट आप लोगों को नज़र तो आए कि क्या चीज़ बनी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, कोई बड़ा काम नहीं करना अरसलान भाई इस वक़्त।
लोग ऑलरेडी काफ़ी बोर हो चुके हैं। अच्छा, सही है ना? ठीक है। अ, अब एक तरीका ये आप हर फ़ंक्शन के लिए सेपरेट फ़ाइल बनाओ। एक तरीका ये आप उसी फ़ंक्शन के अंदर ही वो क्रिएट कर लो, लेकिन मेरा अभी जो चल रहा है मैं हर एक के लिए ना सेपरेट फ़ाइल बना रहा हूँ। तो आपको जिस तरह ईज़ी लगे आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? इस टू डू डॉट जेएस ठीक है? अ, ओके चलो मैं ये कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूँ यार। यूयूआईडी हम यूज़ नहीं कर रहे तो इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है? इसके अंदर टेबल नेम क्या ओहो! टू डूज़ डेव ए ठीक है? हमने यहाँ पे टेबल नेम चेंज किया था लेकिन हमने उधर चेंज नहीं था किया इसके अंदर तो अच्छा। बेस्ट प्रैक्टिसेस और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम क्रिएट का जो है ये हमने लिस्ट टू डू का भी एक हैंडल बना लिया है, यानी कि हमें जब लिस्ट चाहिए होगी तो हम इसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम अब इसको डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है? ओके, इस तरीके से ये नहीं चलेगा। इधर हम अब इसने अब ये क्या कर रहा है, ये दोबारा उसी एप्लीकेशन को कर रहा है और ये देखें आपने एक नया फंक्शन बनाया तो जस्ट आपने एक ही जगह पे कॉपी पेस्ट की चीज़ें, तो आपके लिए वन बाय वन बन गया है। आपको जाके एपीआई गेटवे नहीं सेटअप करना पड़ा, आपको जाके डायनामोडीबी में किसी किस्म की चेंज नहीं करनी पड़ी। आपने जस्ट यहाँ से कोड के थ्रू ही क्रिएट कर लिया ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप क्या उसे कहते हैं, इसको मेंटेनेबिलिटी के हवाले से आ जाते हो ना, 2 मिनट में आपने ये चीज़ ऐड कर ली। अब आप मज़े की बात ये है कि आप ये देखो ना तो आपको 90% इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेंगी। कोर्स टूल मिलेंगे, मेथड चेंज हुआ है गेट का, पाथ वही है, ठीक है? इवेंट भी वही है एचटीटीपी, हैंडलर वो चेंज हुआ है बस, ठीक है? तो ये फ़ायदा होता है मेंटेनेबिलिटी के हवाले से काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। किसी का किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन हो, अभी हमारा जस्ट इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है ना, वो होगा ये एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर जिस प्रोग्राम का मैं पार्ट हूँ, उसके अंदर आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट हम उसके ऊपर बात करेंगे इसके कंप्लीशन के बाद। चलें, ये तो अच्छी बात है अगर समझ आ रही है तो। बाकी इसको आप खुद से भी एक्सप्लोर करेंगे ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन द मार्केट है। क्योंकि जब आपने जस्ट लगाया हो ना अपने रिज़्यूमे में कि मुझे इसके ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है और काम ना भी किया हो, जस्ट वैसे ही आप बता देना कि मैंने एक पीओएस बनाया हुआ है, तो आप वो आपका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरव्यू की भी टिप देता हूँ। आप यहाँ पे सेशंस अटेंड कर रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे वर्कशॉप्स या कुछ भी करवा रहे हैं ना, वो जस्ट सिंपली आप ना सेम टू सेम वो ही एक बार प्रैक्टिस कर लिया करें। मिसाल के तौर पर आपने आपका प्रोजेक्ट जो करंट कंपनी में है वो ग्राफक्यूएल पे नहीं है, लेकिन आपने सेशन अटेंड किया डेव वीकेंड्स के ऊपर, तो आपने ग्राफक्यूएल का जो एक सिंपल पीओएस था वो बनाया हुआ है, ठीक है? आपसे कोई पूछेगा ना इंटरव्यू में ग्राफक्यूएल पे काम किया है, तो आपसे कहना कि यार मैंने काम तो नहीं किया, मैंने बाकायदा प्रोजेक्ट तो नहीं रन किया, लेकिन मैंने एक पीओएस बनाया था, ठीक है? मुझे समझ-बूझ है कि ये क्या चीज़ होती है, कैसे काम करती है, लेकिन जिसे आप कहो ना लाइव प्रोजेक्ट में मैंने वो नहीं काम किया। उस बंदे को पता चल जाता है अच्छा यार इसमें पैशन है, ठीक है? और ये कर लेगा, बताने का पर्पज़ ये है, ठीक है? अच्छा ये हम अब ये हमने एक टू डू लिस्ट क्रिएट की है, हो गई है क्रिएट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास अरे रिटर्न हुई थी, ठीक है? ये सिंपल थिंग थी जो मैंने की थी करवाइए आप लोगों को। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपलेस्ट चीज़ है जो कि आप लोग अपने तौर पे ट्राई कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं लास्ट पार्ट। अच्छा, एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर ये क्या चीज़ होती है? यार ये एडब्ल्यूएस का ऑफ़िशियल प्रोग्राम है टू बिल्ड देयर कम्युनिटी, ठीक है? इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें सीख भी रहे होते हो, फिर इसमें आपको डिफरेंट तरह के एडब्ल्यूएस की तरफ से पर्क्स भी मिलते हैं, यानी कि आपको स्वैग सेंड किया जाएगा ईयरली बेसिस, ठीक है? अगर आप ओपन सोर्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं या ज़्यादा लोगों की हेल्प आउट करते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ अगर इनके ना कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, भई कौन एडब्ल्यूएस के जो कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, उनमें से किसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया कम्युनिटी को इस क्वार्टर में, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा स्वैग भी मिल रहे होते हैं, बाकी जो रेगुलर है वो तो मिल रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ना क्लाउड अकेडमी अगर आप देखो एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप ना डिफरेंट क्लाउड्स की ना जो ट्रेनिंग्स है ना वो ले सकते हैं। उसकी जो पर ईयर सब्सक्रिप्शन है ना वो तकरीबन $350 की है। तो एक तरह से आपको वो भी मिल रही होती है और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है फॉर द होल ईयर। इसके अलावा अगर आपने एडब्ल्यूएस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस करनी है तो आपको 500 एडब्ल्यूएस का क्रेडिट्स फ्री मिल रहे होते हैं, 500 यूएसडी को, जो कि आप पूरे साल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपके ना डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लोगों से ना एक कम्युनिटी के अंदर ना कनेक्ट हो जाते हो और उसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इशू आ जाता है, मैं कई दफ़ा इशू ये होता है कि मैं स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च आउट करता हूँ, मुझे नहीं मिलता, मुझे ज़्यादा जल्दी आंसर चाहिए होता है ना, तो मैं उस कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम के अंदर डाल देता हूँ कि भाई मेरा ये यूज़ केस है और मैं ये कर रहा हूँ। अब उसमें जितने भी होते हैं वो सारे एडब्ल्यूएस से के प्रोफेशनल्स होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिल जाता है और इवन कि वो जिसे कहते हैं ना पास मीटिंग पे आके हेल्प भी करवा देते हैं, कुछ केसेस में ऐसे भी होता है। तो इसके लिए अब सवाल पैदा होता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? अच्छा, ये ना डिफरेंट वर्टिकल्स में काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन लर्निंग में आप करना चाह रहे हो, एडब्ल्यूएस के सर्वलेस कंप्यूटिंग में करना चाह रहे हो या फ्रंट एंड में भी इवन करना चाह रहे हो, तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है कि आपके में कुछ ना कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन की हो। अब ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? आपने मेबी कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखे होंगे, आप उसको वो बता सकते हो। जब भी जो भी आप इसका फॉर्म होता है ना, उसको फिल आउट करोगे। तो उसके अंदर आप वो बता सकते हो कि भई मेरी ओपन सोर्स में ये कंट्रीब्यूशन है कि ये आर्टिकल है, ठीक है, जो मैंने पब्लिश किया था। फिर इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि अ, अगर इसके मैंने ये गिटहब पे इस लाइब्रेरी में ये कंट्रीब्यूशन की थी या मैंने कोई भी ओपन सोर्स का न्यू लाइब्रेरी पब्लिश की है, आप वो भी बता सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद ना और एक और चीज़ होती है जो कि थोड़ी लेंथी होती है, डिस्क्रिप्शन पार्ट होता है कि आप एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर जॉइन क्यों करना चाह रहे हो? फिर उसमें आपको ना वो सारी डिटेल बतानी पड़ती है कि एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर जॉइन करके आप क्या सर्व करोगे अपनी कम्युनिटी को, क्या कुछ आप बेनिफिट ला सकते हो, क्या अ, जनरल पीपल के लिए भी और एज़ ए एडब्ल्यूएस के लिए भी। तो आप वो अपना पर्पस जो है वो सारा डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर आ जाता है कि आप को ना वो का एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हो और ऑलमोस्ट 1 टू 2 मंथ्स लगते हैं। तो उसके बाद जो होते हैं ना वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होता है ना वो आपको बता देते हैं कि भई आप प्रोग्राम में एंटर हो जाइए और उसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। इसके लिए अभी तो ये प्रोग्राम ऑफ है, ठीक है? लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगी मिड 2022 में। तो आप वेट लिस्ट में अगर रहना चाहते हो तो आप इस लिंक पे जाके अच्छा इस ल अ मोहसिन मैंने अभी आपका क्वेश्चन रीड किया, मैं इसको भी आंसर कर देता हूँ। अच्छा इसके अंदर एडब्ल्यूएस कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम है ना, तो इसके अंदर आप वेट लिस्ट में अपना ईमेल वगैरह एंटर कर सकते हो और जब ओपन होंगी एंट्रीज़, तो उस वक़्त आप इसके थ्रू ना वो जिसे कहते हैं ना जॉइन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मोहसिन का सवाल था सर क्लाउड फॉर्मेशन में हम ये भी बता सकते हैं कि प्रीवियसली स्टैक में कोई चेंजिंग है तो वो डिप्लॉय करे जैसे आपके डिबि हाँ, ये सारा कुछ क्या उसे कहते हैं हम ईच एंड एवरीथिंग जो होती है ना, ये
इसके जो YAML की फ़ाइल है ना कॉन्फ़िगरेशन की, हाँ, असल में हम इसी के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अगर आप नोट करो तो मैंने YAML की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में ना वो डिफ़ाइन किया हुआ था कि भाई डेटाबेस को जो है ना वो ड्रॉप नहीं करना, डीबी को ना टेबल को ड्रॉप नहीं करना। इस वज़ह से उसने ना एरर थ्रो कर दिया। अगर आप देखो ना अ, कहाँ गया? हाँ, डिलीशन पॉलिसी रिटेन, यानी कि अगर वो पहले से मौजूद है ना तो वो उसको रिटेन करे, हमेशा न्यू ही बनेगा। तो ये इसके अंदर मेन एक था। तो ये सारा कुछ जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इसके बाद ये इसको इसकी क्रिएट करता है क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है? क्लाउड फॉर्मेशन जब क्रिएट होती है तो जब एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय करता है तो उसी के अकॉर्डिंग स्टैक वो सारा क्रिएट करके ना तो रिसोर्सेज बना रहा होता है। बाकी ये है कि अगर आपका किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह से आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो ये मेरे लिंक हैंडल्स हैं। गिटहब, लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप किसी के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हो और सलान अली डेव लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, ट्विटर भी इसी पे है, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं और अगर आपका किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन हो, आप वहाँ पे भी आके पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आई एम अवेलेबल।